थोडासा प्रॉब्लेम झाला होता स्क्रीन शेअरिंगचा, त्यामुळे आपण सेकंड पार्ट मध्ये परत कंटिन्यूअस करतोय. मी तिथेच थांबवली ती मीटिंग. ओके, आता आपण इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिकची चर्चा करत होतो. इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक काय आहे ते मी जनरली तुम्हाला सांगितलं की मॅनेजमेंटचं हे जे काही प्रोसेस आहे, इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक ही युनिक प्रोसेस आहे. यामध्ये ऑल डिपार्टमेंट्स एकत्र येऊन काम करतात. इन शॉर्ट मी पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगते. आणि त्यामध्ये मॅक्झिमम त्यांचे जे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, तर ऑल डिपार्टमेंटची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती असल्याशिवाय तुम्ही ते ऑब्जेक्ट तयार करू शकत नाही. जसं मी तुम्हाला मार्केटिंग जे काही मार्केटिंग डिपार्टमेंट आहे त्यांचे गोल्स जर सेट करायचे, ऑब्जेक्टिव्ह सेट करायचे आहेत, तर त्यांच्याकडे ऑल इन्फॉर्मेशनची काय कंडिशन आहे, पोझिशन आहे याचा त्यांनी विचार करून त्यानंतर ते गोल सेट करायचे आहेत. इथे मिनिमम कॉस्ट मध्ये मॅक्झिमम कसं तुम्हाला प्रोडक्शन करता येईल याचा विचार केला जातो इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक मध्ये. ओके, आता आपण ग्रीन लॉजिस्टिक हा पार्ट बघतोय. आपण ऍज पर सिलेबस जातोय. या बुक मध्ये तुम्हाला एक्सेसिव्ह पॉइंट्स पण खूप सारे दिलेले आहेत, पण आपले जे काही लेक्चर्स होत आहेत त्यामध्ये ते पॉइंट्स तुम्ही नोट डाऊन करत जायचे. यामध्ये ग्रीन लॉजिस्टिक हा जो पार्ट आहे, एन्व्हायरमेंटल इश्यूज अफेक्ट न्यूमरस लॉजिस्टिकल डिसिजन्स थ्रू आउट द व्हॅल्यू चेन. आता लॉजिस्टिकचे जे काही डिसिजन्स आहेत, सपोज इन केस तुम्ही आता वेअर हाऊसिंग करताय किंवा ट्रान्सपोर्टेशन करताय, या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज लॉजिस्टिकच्या अंडर तुम्ही करणार आहात, तर त्यामध्ये एन्व्हायरमेंटल इश्यूजचा जे आहेत ते काय करतात, अफेक्ट करतात तुमच्या लॉजिस्टिकल डिसिजन्सवर, किंवा तुमची जी काही व्हॅल्यू चेन आहे त्यावर अफेक्ट करतात. यामध्ये आता जसं ग्रीन लॉजिस्टिक डिस्क्राइब्स ऑल अटेम्प्ट्स टू मेजर अँड मिनिमाइज द इकॉलॉजिकल इम्पॅक्ट ऑफ लॉजिस्टिक ऍक्टिव्हिटीज. म्हणजे ग्रीन लॉजिस्टिक काय करतं की जे लिव्हिंग थिंग्स जिथे राहतात, बरोबर ना, सर्वाइव्ह करतात, त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये त्या एन्व्हायरमेंटला डिस्टर्ब न करता ते काय करतील, मिनिमाइज करतील त्या ऍक्टिव्हिटीजला आणि ते त्यांचं वर्क पुढे घेऊन जातील. जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अभी एयर पोल्यूशन हो रहा है, अगर लॉजिस्टिक के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उसके थ्रू अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली किस पे पड़ेगा, हमारी हेल्थ पे पड़ेगा. यानी कि लिविंग थिंग्स जो है उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट हो सकता है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वो मिनिमाइज करती है ग्रीन लॉजिस्टिक, उसका फंक्शन वो रहेगा. ओके, उस एक्टिविटी के लिए फिर क्या करना जरूरी है, जिसकी वजह से उस एक्टिविटी में क्या करने, कौन सी प्रोसेस करनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो अफेक्ट है जो एयर पोल्यूशन के थ्रू हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, हम उसका इम्पैक्ट कम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे. ओके, इट इज द एम टू क्रिएट सस्टेनेबल कंपनी वैल्यू यूजिंग अ बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इफिशिएंसी. यानी कि ग्रीन लॉजिस्टिक का काम ये सस्टेनेबल, कुछ तो ऐसी सस्टेनेबल वर्क करना, यानी कि जो एक्टिविटी की जाएगी उसके थ्रू क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा. इकोनॉमी को बैलेंस करना, एनवायरमेंटल एफिशिएंसी यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये ग्रीन लॉजिस्टिक के अंदर आता है. ओके, थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन लॉजिस्टिक. अभी कौन से थ्री मेन एस्पेक्ट्स दिए देखो, सी दिस डायग्राम. इकोनॉमी ग्रीन लॉजिस्टिक के अंदर आता है, सोसाइटी आती है और एनवायरमेंट आता है. तो इन तीनों चीजों के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट रहेगा, या ग्रीन लॉजिस्टिक इसके अंदर किस तरह से काम करता है. तो थ्री फैक्टर्स दिए. डिमांड फॉर एक्शन. अभी डिमांड फॉर एक्शन में क्या दिया है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड्स. अभी सोशल डिमांड्स क्या है, सोशल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है सोसाइटी में, बिल्कुल एनवायरमेंट क्लियर नहीं है. पॉलिटिकल भी इश्यूज बहुत सारे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे हो रहा है. तो यहाँ पे इकोनॉमिक डिमांड्स भी है जिसमें क्या करने की जरूरत है, डेवलपमेंट करने की जरूरत है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ग्रीन लॉजिस्टिक बहुत ज्यादा सोचता है. यानी कि सस्टेनेबल म्हणजे काय, की कायम स्वरूपी टिकणार, लॉन्ग टर्म तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं. इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे की जाएगी. फोर्स ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ देयर सप्लाई चेन्स. अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि इसमें सप्लाई चेन भी आती है. जैसे कि एक जगह से प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, फिजिकल प्रोडक्ट जो है उसकी मूवमेंट की जाएगी. एक जगह से अगर वो दूसरी जगह पे क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्रोडक्ट को. तो यहाँ पे सप्लाई चेन भी यूज करते हैं. तो सप्लाई चेन के अंदर
उन्होंने बताया कि एंड टू डेवलप सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई चेन स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे एनवायरमेंट को अगर हार्म नहीं पहुंचानी है हमें, तो इसके लिए सप्लाई चेन की क्या करेगी कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करेगी। सप्लाई चेन की स्ट्रेटेजी भी टोटली चेंज की जाएगी ग्रीन लॉजिस्टिक के अंदर। इज दैट क्लियर? There are strong interaction between logistic, environment and natural resources. जो natural resources हम लोग यूज करते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो डिमांड फॉर एक्शन है, जिस तरह की डिमांड है, अगर कोई किसी सोशल इशू पे आप काम कर रहे हैं तो वहां पे डिमांड किस तरह की है, कौन सी एक्टिविटी करना जरूरी है लॉजिस्टिक के अंदर, तो उस तरह की प्रोविजन यहाँ पे की जाएगी, उस तरह के स्ट्रेटेजीज अप्लाई किए जाएंगे। यानी कि लॉजिस्टिक के अंदर एनवायरमेंट और नेचुरल रिलेशन, एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेस, इनका क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, इंटरेक्शन है, एक दूसरे के ऊपर ये इंडिपेंडेंट करते हैं। ओके, इकोलॉजिकल कंसर्न यानी कि क्या है, इकोलॉजिकल कंसर्न में बताया इन लॉजिस्टिक डिटरमाइंस हाउ फार द लॉजिस्टिक और द supply chain of a company is faced with the issues of environmental protection and resource conservation. इकोलॉजिकल कन्सर्न या म्हणजे काय आहे, तर यामध्ये सांगितलं की यामध्ये लॉजिस्टिक एक्झॅक्टली काय रोल करते, तर सप्लाय चेन जी आहे, कंपनीची सप्लाय चेन आहे ती कशा पद्धतीने एन्व्हायरमेंटल इश्यूज फेस करते किंवा एन्व्हायरमेंटल इश्यूज जर क्रिएट झाले तर त्या एन्व्हायरमेंटला कशा पद्धतीने प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड केलं जातं किंवा रिसोर्सचं कन्झर्वेशन कशा पद्धतीने केलं जातं। ओके, त्यानंतर आहे आता तुमचा नॅचरल रिसोर्स मध्ये वॉटर सुद्धा येतो। वॉटर मध्ये काय केलं जातं, आता त्याचं कन्झर्वेशन कसं करायचं, तर इकोलॉजिकल कन्सर्नच्या थ्रू म्हणजे काय केलं जातं की लॉजिस्टिक मध्ये ती ऍक्टिव्हिटी केली जाते। हा सोशल इश्यू पण आहे, एन्व्हायरमेंटल इश्यू पण आहे, तुमच्या ह्युमन हेल्थ वर जे काही अफेक्ट करतात फॅक्टर्स, ते सगळेच्या सगळे काय होतात या एन्व्हायरमेंटल इश्यूज मध्ये येतात। तर एन्व्हायरमेंटला प्रोटेक्शन कसं आपण देऊ शकतो याचा विचार या इकोलॉजिकल कन्सर्न मध्ये केला जातो। बेसिकली देयर आर व्हेरियस फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग इन दिस कंटेक्स्ट। The main influencing factor are the stakeholders of the organization and the rising cost of energy and commodity also. अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कमोडिटी की कॉस्ट जो है वो राइज हो रही, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है इस चीज पे, इकोलॉजिकल कंसर्न पे, कि आपके जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स यानी कि आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट अदर कॉन्टैक्ट पर्सन जो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट पर्सन रहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट करते हैं या उनके थ्रू हम लोग बहुत सारे मटेरियल सप्लाई किया जाता है, तो इन सारी चीजों का इम्पैक्ट किस चीज पे होता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी, राइजिंग कॉस्ट एंड कमोडिटी आल्सो। तो यहाँ पे उन्होंने अप्रोच बताया, लॉजिस्टिक हैज अ होल रेंज ऑफ मेजर्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट and resources, some are new, others long more, and these actions can be assigned to different levels। यानी कि जो लॉजिस्टिक का अप्रोच है, तो ये जो एक्शंस लिए जाएंगे इसके अंदर जितनी भी सारी प्रोविजंस की जाएंगी, तो ये डिफरेंट लेवल से क्या की जाएगी, असाइन की जाएगी, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमने ग्रीन लॉजिस्टिक देखा। अभी ग्रीन लॉजिस्टिक के बाद आपका आता है द चेंजिंग लॉजिस्टिक एनवायरनमेंट। ये एक पार्ट हमारा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं किसी भी चीज का एनवायरनमेंट अगर चेंज हो जाए तो उसका इम्पैक्ट किस तरह का होगा। हमारा फैमिली एनवायरनमेंट चेंज हो गया, यानी कि क्या हुआ, अभी सोसायटल एनवायरनमेंट भी हमारा चेंज हो रहा है। अभी मार्केटची पोझिशन जर तुम्ही बघितली, मार्केटची पोझिशन सध्या कशी आहे, एन्व्हायरमेंट कसं आहे आणि त्याचा इम्पॅक्ट कसा आपल्या लाईफस्टाईल वर झालेला आहे। आपण बऱ्याच दिवसांपासून घरात आहोत, आता सुद्धा आपण घरात बसूनच हे सगळं ऑनलाईन एज्युकेशन घेतोय, बरोबर की नाही। आता जर लॉजिस्टिक एन्व्हायरमेंट चेंज झालं तर कशा पद्धतीने चेंजेस येतील किंवा कशा पद्धतीचे चॅलेंजिंग सिच्युएशन आपल्याला काय फेस करावी लागेल। The changing business environment indeed have many strategic issues that confront the business organization today, and perhaps the most challenging are in the area of logistics। अभी challenging areas कौन से logistic के लिए? The customer service explosion। कस्टमर की बहुत सारी डिमांड्स बढ़ रही है, कस्टमर कहीं पे स्टेबल नहीं हो रहा। जैसे कि हम लोग हमारे
इंडिविजुअल हमारा इंडिविजुअल एग्जाम्पल भी दिया जाए तो भी हम देख सकते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए, डिमांड बढ़ते जा रहे हैं, तो एक्सप्लोजन हो रहा है इसका मतलब। टाइम कंप्रेशन, टाइम की भी बहुत कमी है, उसके अंदर बहुत कुछ करना है, तो फिर किस तरह से किया जाए, तो लॉजिस्टिक एनवायरनमेंट क्या करता है, आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है, वो भी हम देखेंगे आगे। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, अभी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, जैसे हमने इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक स्टडी किया ना, उस तरह से अभी वन बाय वन हम लोग ये चैलेंजिंग फैक्टर स्टडी करेंगे कि एनवायरमेंटल लॉजिस्टिक एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है तो उसमें उसके अंदर ये एक्टिविटीज किस तरह से किए जाएंगे। द कस्टमर सर्विस एक्सप्लोजन, यानी कि द कस्टमर इन टुडेज मार्केटप्लेस इज मोर डिमांडिंग नॉट जस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बट आल्सो द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कंपनी, यानी कि ओनली सर्विस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो सर्विसेज भी चाहिए उनको कंपनी के थ्रू। अगर कंपनी कोई सर्विस नहीं दे रही तो शायद आप लोग झट से क्या करेंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे किसी और सर्विस के लिए या किसी और प्रोडक्ट के लिए, यानी कि यहाँ पे ये चैलेंजिंग है कि किस तरह से कस्टमर को हम रोक सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई की तो शायद हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो सकता है। तो मार्केटर्स आर नाउ ऑब्जर्व्ड एज द कमोडिटी मार्केट्स वेयर द कस्टमर perceives little technical difference between competing offers, यानी कि यहाँ पे सर्विसेज अगर मुझे प्रोवाइड करने हैं तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे टेक्निकल हेल्प लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब पॉसिबल है कि आप होम डिलीवरी भी दे सकते हो या ऑनलाइन जो भी आपका परचेसिंग होता है ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये सारा जो है तो ये सब किसके अंदर किया जाएगा, लॉजिस्टिक एक्टिविटी के अंदर किया जाएगा। द नीड इज फॉर द क्रिएशन ऑफ डिफरेंशियल एडवांटेज थ्रू वैल्यू एडिशन, यानी कि यहाँ पे कौन सी चीज की जरूरी है, क्रिएशन किस चीज का होना चाहिए, तो आपका ओनली प्रोडक्ट सेल करना इतना ही काम नहीं है। अभी यहाँ पे उन्होंने बताया कि कुछ तो नया होना जरूरी है, इसमें डिफरेंशियल एडवांटेज होना बहुत जरूरी है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं या वैल्यू एडिशन यहाँ पे हो सकता है। ओके, मेनी पैरामीटर्स एक्ट फॉर कॉम्पिटिटिव कस्टमर सर्विस, टू नेम अ फ्यू, ऑन टाइम डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विस एक्सेट्रा, यानी कि उन्होंने कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किए कि कस्टमर सर्विस के अंदर हम कौन सी ऍक्टिव्हिटी कर सकते, कस्टमरला सर्विस प्रोव्हाइड केल्यानंतर माझा रोल काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये कस्टमरला मी कशा पद्धतीने सैटिस्फाइड करू शकतो। तो यहाँ पे हमने बताया, जैसे कि हमने देखा टू नेम अ फ्यू एंड ऑन टाइम डिलीवरी, ओटीडी जिसे हम कहते हैं कि अगर हम ऑन टाइम डिलीवरी कर रहे हैं तो शायद कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बार अगर आपके प्रोडक्ट को सेल किया तो उसके बाद अगर कभी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो भी सर्विस आपकी कंपनी दे रही है, तो शायद यहाँ पे क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो सकता है। यानी कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दिए, जेरॉक्स, बीएमडब्ल्यू, डेल कंप्यूटर्स, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड की सर्विस तो आप लोगों को पता ही है, हम लोग जिस तरह से मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं, जब से हमने मार्केटिंग सीखा है तो मैकडोनल्ड का हमारा अप टू डेट स्टडी अभी तक हो चुका है। ओके, टाइम कंप्रेशन, यानी one of the most visible feature of recent years has been the way in which time has become a critical issue in management. टाइम को किस तरह से मैनेज किया जाए, किसी एक कस्टमर की डिमांड क्या है, उसे किस टाइम में कौन से प्लेस में वो सर्विस चाहिए, तो इस तरह से हमें भी ये चैलेंजिंग फैक्टर है, हमारे लिए भी ये चैलेंजिंग होता है, क्योंकि अगर टाइम ही नहीं है तो हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो इस चैलेंजिंग फैक्टर में उन्होंने बताया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स आर श्रिंकिंग, एवरीवन वांट्स टू फॉलो जेआईटी, जस्ट इन टाइम, मतलब क्या कि अभी के अभी चाहिए, and the end users more willing to accept substitute product if the first choice is not instantly available, यानी कि हमारा नेचर कैसे बन गया, अभी अगर कोई एक सर्विस अगर हमें टाइम पे नहीं मिल रही तो हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ बढ़ेंगे या किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, यानी कि हमें इंस्टेंट चाहिए। जेआईटी फॉलो कर रहे हैं मतलब क्या है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स आर श्रिंकिंग, initiatives such as reducing waiting time and thus highlighted the need to improve quality of feedback from market and to link with R&D department with no time. वेटिंग पिरियडच आमचा काय झालाय, रेड्यूस झालेला आहे,
वेटिंग कोणालाच नको आहे. सो द highlighted the need to improve quality of feedback from market and to link with R&D department with no time. यानी कि R&D डिपार्टमेंट के थ्रू भी हम लोग कुछ प्रोविजंस कर रहे हैं, तो उसमें भी टाइम लॉस नहीं करना है ज्यादा, बहुत कम से कम टाइम में हमें क्या करना है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं वेटिंग टाइम पीरियड. ओके, नेक्स्ट है challenging factor, globalization of industry. The third strategic issue that provide a challenge for logistic management is the trend towards globalization. अभी यहाँ पे strategic issue कौन सा बताया उन्होंने कि लॉजिस्टिक के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या करता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो मार्केट में नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो उसका भी हमें स्टडी करना बहुत जरुरी है. जैसे की अपडेट होना, रेग्युलरली त्यांना अपडेट व्हावं लागेल, कारण की नवीन ट्रेंडचा जर तुम्ही ग्लोबलायझेशनमुळे मार्केटमध्ये जी काही न्यू टेक्नॉलॉजी येते तिचा अभ्यास जर तुम्ही केलेला नसेल तर तुम्ही कस्टमरच्या डिमांड्स कम्प्लीटच करू शकणार नाही. आणि त्या कम्प्लीट नाही झाल्या की ते लगेच डायव्हर्ट होतात, इन्स्टंट त्यांना सर्व्हिसेस अपेक्षित आहेत आणि नवीन ट्रेंड कडे त्यांचा जास्त कल आहे. इथे लक्षात, अ ग्लोबल कंपनी इज मोर दॅन अ मल्टीनॅशनल कंपनी. म्हणजे काय की ग्लोबल कंपनीज ह्या जास्त स्ट्रॅटेजिक इश्यूज त्यांच्यामुळे क्रिएट होऊ शकतात. ग्लोबल कंपनीच्या थ्रू ज्या काही नवीन नवीन अपडेट येत आहेत तर ते मल्टीनॅशनल कंपनीपेक्षा खूप फास्ट आहे. ग्लोबलायझेशनमुळे जे काही चेंजेस मार्केटमध्ये होत आहेत ते मल्टीनॅशनल कंपनीपेक्षा अधिक फास्ट होत आहेत. इन अ ग्लोबल बिझनेस मटेरियल अँड कंपोनेंट्स आर सोर्स वर्ल्ड वाइड अँड मेनी अचीव्ड ऑफ शेअर अँड सोल्ड इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज विथ लोकल कस्टमाइजेशन. अभी जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग क्या करें, ग्लोबल बिजनेस किस तरह से किया जाता है कि बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जिसकी वजह से हम फॉरेन मार्केट तक पहुंच चुके हैं. तो हम लोग वहां पे भी क्या कर रहे हैं कि जो बिजनेस कर रहे हैं वहां पे भी जो सेलिंग हो रहा है वो किस तरह से किया जा रहा है, वहां का कस्टमर किस तरह का है, उसकी डिमांड्स क्या है, इन सारी चीजों को हमें स्टडी करना पड़ता है एट ए टाइम. यानी कि ओनली हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेटिस्फाई करना इतना ही काम नहीं रहा है. तो हमारे बिजनेस के थ्रू अगर हम लोग फॉरेन कंट्रीज तक भी जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज तक जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो वहां के कस्टमर का स्टडी भी करना बहुत जरूरी है. वहां के लोकल कस्टमर्स किस तरह के डिमांड करते हैं उसका भी स्टडी इसमें करना बहुत जरूरी है. ये बहुत चैलेंजिंग हो रहा है. The global company seeks to active competitive advantage by identifying world market for its products and then developing a logistic strategy to support its marketing strategy. अभी यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं कि आपका एक्टिव होना, ग्लोबल कंपनी क्या करती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको प्रोवाइड करती है. ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको क्या फायदा मिल रहा है या बेनिफिट क्या मिल रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड तक पहुंच सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स. और यहाँ पे लॉजिस्टिकल स्ट्रेटेजी जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन सी होनी चाहिए ये भी बहुत देखना जरूरी है. हर एक कंट्रीज के रूल्स रेगुलेशंस अलग है, हर एक कंट्री के लॉज अलग है. तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम कर सकती है. लॉजिस्टिकल स्ट्रेटेजी डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का. ओके, नेक्स्ट चॅलेंजिंग फॅक्टर आहे ऑर्गनायझेशनल इंटिग्रेशन. The classical business organization is based upon strict functional divisions and hierarchies. For example, यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो see this example. Materials manager manages materials while production manager manages production and marketing manager manages marketing. यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन है. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे एक्टिविटीज होते हैं, जितने सारे डिपार्टमेंट्स है, उनको हमने क्या किया है यहाँ पे कुल मिला के एक साथ जो भी ऑब्जेक्ट्स है हमने बनाए. जैसे कि हम लोगों ने इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक भी स्टडी किया. तो यहाँ पे भी मटेरियल मैनेजर का रोल क्या है वो एक्सप्लेन किया है कि मटेरियल को मैनेज करना, यानी कि जैसे कि आपको मटेरियल बाहर से सप्लाई करना है या बाहर सप्लाई करना है या बाहर से क्या करना है वो ऑक्युपाई करना है. तो यहाँ पे आपके लिए जरूरी आहे की ऑल चीजों को मॅनेज करना. मॅनेजमेंट काय आहे त्यासाठी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट पर्सन तुमच्या जवळ असणं गरजेचं आहे. त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करणं, ते वेळेत मटेरियल अवेलेबल करणं,
हे सगळं मॅनेजमेंटचा पार्ट आहे. तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है, प्रोडक्शन मैनेजर उसके प्रोडक्शन को मैनेज करता है, यानी कि कितनी क्वांटिटी में मुझे प्रोडक्शन करना जरूरी है, मार्केट की डिमांड किस तरह की है, जेआईटी सिस्टम अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए मुझे जस्ट इन टाइम प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट करनी है, उसका मैनेजमेंट क्या है, इन सारी चीजों के बारे में प्रोडक्शन मैनेजर स्टडी करेगा। और मार्केटिंग मैनेजर क्या करेगा, मैनेज मार्केटिंग मैनेज करेगा, यानी कि किस तरह की एडवर्टाइजिंग मुझे देनी है जिसकी वजह से मेरा कस्टमर क्या हो सकता है, अवेयर हो सकता है या परचेसिंग के लिए उसका माइंड रेडी हो सकता है। इज दैट क्लियर? It is functions are components of a system that needs overall plan and guidance to fit together, and it is like a jigsaw puzzle. And to achieve a sustainable competitive advantage, we will need broad-based integrates who are oriented towards common goal of the company. यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज अभी मटेरियल मैनेजर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर रहा है या मार्केटिंग मैनेजर क्या कर रहा है, इन तीनों को भी एक ध्यान रखना है कि हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी कि इन तीनों का काम है कि ऑल एक्टिविटीज को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, टू अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बिकॉज ऑफ व्हाट? सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए इन सारी चीजों को मिलाना और कंपनी के गोल्स के बारे में सोचना, ये सब इन मैनेजर्स का काम है या ऑल डिपार्टमेंट्स का काम है या ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ओके, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए, क्वेश्चनरी दिए, तो ये आप राइट डाउन करो अपने नोटबुक में। जितना हमारा सिलेबस के जितने मैंने सारे पॉइंट्स दिए आपको, अभी तक हमारा सिलेबस हुआ है, और जो सिलेबस में पॉइंट्स है, अभी ये 3C नहीं है आपके लिए, जो सिलेबस में नहीं दिया है तो हमने भी वो नहीं लिया है। इनबाउंड आउटबाउंड लिया है, रिवर्स लॉजिस्टिक लिया है, रोल ऑफ प्लानिंग इन लॉजिस्टिक नहीं है शायद, मिशन बेस भी नहीं है, ग्रीन लॉजिस्टिक है, चेंजिंग लॉजिस्टिक एनवायरमेंट है, टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक है, और डिफाइंड लॉजिस्टिक। ये कंसेप्ट आपको लिखने हैं, ये असाइनमेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर को आपको कंप्लीट करनी है, इसमें ब्रॉड क्वेश्चन आंसर से इसके बारे में भी आपको लिखना है, असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनरी है, ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पे लिखना जरूरी है। जितना भी हमारा सिलेबस होता जाएगा उस तरह से आपको आपकी नोटबुक कंप्लीट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें आंसर्स भी दिए हुए तो आपको आसान रहेगा, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। अभी हम इसमें जो हमारा चैप्टर सेकेंड है उसमें फर्स्ट यूनिट में चैप्टर सेकेंड, तो उसके बारे में देखेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, नाउ let us see first what is mean by supply chain management. All things are managed, that means management is very important in logistical so. Okay, तर इथे आपल्याला सप्लाय चेन मॅनेजमेंट म्हणजे काय याचं मीनिंग आपण बघणार आहोत। सप्लाय चेन मॅनेजमेंट इज अ मॅनेजमेंट ऑफ नेटवर्क of interconnected businesses involved in the ultimate provision of product and services required by end customers। किसके लिए ये प्रोविजन की जा रही है, किसके लिए सप्लाई किया जा रहा है, तो इसमें लास्टली बताया कि इट इज रिक्वायर्ड बाय एंड कस्टमर्स, यानी कि फाइनल कस्टमर जो है, जो मार्केट में रहने वाला पर्सन है, कस्टमर है, यानी कि हम लोग हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसे कंप्लीट करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोविजन करता है। किस चीज की प्रोविजन करता है, तो हमारे लिए जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है उनका एक इंटरकनेक्शन रहेगा, बिजनेस के अंदर एक इंटरकनेक्शन यानी कि नेटवर्क बनाया जाएगा जिसके थ्रू वो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स कस्टमर के लिए आसानी से मिल सकते हैं या कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहाँ पे हो सकता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे और एक चीज बताई है उन्होंने, सप्लाई चेन इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली लिंक्ड बाय वन और मोर ऑफ द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फ्लोज ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, फाइनेंसेस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स टू कस्टमर। यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का एक सेट है सप्लाई चेन के अंदर,
सप्लाई चेन मतलब ओनली डिस्ट्रीब्यूटर्स या इंटरमीडिएरीज या चैनल्स, इतना ही काफी नहीं है। तो इसमें एक लिंकिंग है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके थ्रू क्या किया जाता है कि फ्लो किया जाता है प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, फाइनेंस का, यानी कि जितनी सारी इंफॉर्मेशन है तो उसे क्या करना है, इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन का सेट है वो क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को फ्लो कर देता है किसकी तरफ फ्लो किया जाता है, कस्टमर की तरफ, यानी कि ये एक सोर्स है। ओके, नेक्स्ट सी योर डायग्राम। तुम्हाला इथे डायग्राम वरून लक्षात येईल की व्हॅल्यू क्रिएशन, तो एक्सट्रॅक्शन ऑफ आयर्न फ्रॉम आयर्न ओर, प्यूरिफिकेशन ऑफ आयर्न, कन्वर्टिंग आयर्न इनटू स्टील, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूटेंसिल्स, यानी कि जितनी सारी प्रोसेस यहाँ पे की गई है, होलसेलर, रिटेलर, एंड यूजर, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन किस तरह से किया, प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे हर चीज आयरन पे किस तरह से उन्होंने प्रोसेसिंग की, फाइनली वो प्रोडक्ट यूटेंसिल्स का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूटेंसिल्स का तैयार हो गया और होलसेलर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू फाइनल कस्टमर तक पहुंच गया, यानी सप्लाई चेन किस तरह से काम कर रही है। ओके, सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। अभी सप्लाई चेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सॉल्विंग सप्लायर प्रॉब्लेम अँड बियॉन्ड हिज लेवल, यानी की सप्लायर्सचे प्रॉब्लेम्स एक्झॅक्टली काय आहेत, मी जर सप्लाय चेन मॅनेजमेंट करते किंवा सप्लाय चेन इंटिग्रेशन मला करायचं आहे, तर माझा ऑब्जेक्ट काय असलं पाहिजे की माझ्या सप्लायर्सला येणारे प्रॉब्लेम्स कुठले आहेत। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि सर्विस प्रोवाइड कौन करता है, टीचर्स करते हैं। तो टीचर्स को अभी ऑनलाइन एजुकेशन देते वक्त या ऑनलाइन लेक्चर्स देते वक्त कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, तो इसके बारे में किसको सोचना जरूरी है कि जिन्होंने ये सिस्टम बनाई है, जो सप्लाई कर रहे हैं आपके लिए, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो आप हमारे जो प्रॉब्लम्स है, यानी कि यहाँ पे सप्लायर्स के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करना, ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो भी सर्विस आप सप्लायर्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सप्लाई चेन इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्ट क्या है कि सप्लाई चेन का ये ऑब्जेक्ट है कि कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना, जो भी सर्विस के अंदर आपका परफॉर्मेंस आता है उसे इम्प्रूव करना। ओके, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन इन्वेंटरी। प्री इन्वेंटरी एंड पोस्ट प्रोडक्शन इन्वेंटरी, इसमें क्या डिफरेंस है, तो वो हम देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है तो प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज है। प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी थिंग्स कौन सी है कि आपका रॉ मटेरियल, तो वो पहले आपको उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट फुलफिल हो सकती है। अगर आपने वो फुलफिल नहीं की तो पोस्ट प्रोडक्शन इन्व्हेंटरी तो बाद का सब्जेक्ट आता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं आता पोस्ट प्रोडक्शन मध्ये तुम्ही काय केलं की ऍज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड डिमांड आपने क्या कर दिया, उस इन्वेंटरी के अंदर स्टॉक मटेरियल रख दिया। प्रोडक्ट की लिस्ट जो है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन is called in inventory, is stock in inventory। okay, so रिडक्शन करना है प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन इन्वेंटरी का, मतलब क्या एक्सेसिव स्टॉक यहाँ पे नहीं रखना, ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। जैसी डिमांड है उस तरह से ही मुझे क्या करनी है, प्रोविजन करनी है। मिनिमाइजिंग वेरिएंस बाय द मींस ऑफ एक्टिविटीज लाइक स्टैंडर्डाइजेशन, वैरायटी रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज हो रहे हैं सप्लाई चेन के अंदर, तो उसमें उन्होंने बताया कि वेरिएंस आता है, वेरिएंस, मिनिमाइजिंग वेरिएंस, यानी कि वेरिएशंस को हमें यहाँ पे कम करना है। तो जैसे कि वैरायटी रिडक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन, तो इसमें जो वेरिएंस आता है, स्टैंडर्डाइजेशन यानी मेरा एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड तो बहुत बढ़िया है और दूसरा प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं, उसका कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो ऐसा जो वेरिएंस आता है एक्टिविटीज के अंदर, तो उसे मुझे मिनिमाइज करना है, यानी कम करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑल थिंग्स अगर सेम सिमिलर होना जरूरी है, स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करना है, वेरिएंस को कम करना है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो उस तरह की एक्टिविटी मुझे क्या करनी पड़ेगी, उस तरह का परफॉर्मेंस मुझे देना पड़ेगा। सप्लाई चेन का ये एक ऑब्जेक्ट है। मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रोक्योरमेंट, हर चीज के लिए आपको मिनिमम टोटल कॉस्ट आना जरूरी है। कोई ऑपरेशन है या प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है
परचेसिंग किसी तरह से आप बाहर से कर रहे हो तो इसमें भी आपको क्या करना है, मिनिमम टोटल कॉस्ट होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट क्वांटिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करना, ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है। अचीविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी इन यूजिंग लेबर, कैपिटल एंड प्लांट थ्रू आउट द कंपनी। कंपनी के लिए जो भी हम लोग कुछ प्रोविजंस कर रहे हैं तो यहाँ पे इफिशियंसी होना, अचीविंग मैक्सिमम इफिशियंसी, यानी कि जट से मुझे अवेलेबल करना आना जरूरी है। अगर लेबर की कमी है तो मुझे क्या करना है, उसके लिए इफिशिएंट अगर मैंने सोर्सेस नहीं अप्लाई किए तो शायद लेबर्स की वजह से क्या हो सकता है, प्रोडक्शन या सप्लाई चेन क्या हो सकती है, रुक सकती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेबर्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी। कैपिटल नहीं है तो कैपिटल के लिए प्रोविजन करनी पड़ेगी। तो इस तरह के एक्टिविटीज मुझे क्या करने हैं कि अचीव करने हैं, एफिशिएंसी उसमें लानी है। ये मेरे ऑब्जेक्टिव है। अभी उसमें उन्होंने बताया बैरियर्स नहीं है, फंक्शंस दिए, फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन, ये हमारा सिलेबस का पॉइंट है। फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन, अभी सप्लाई चेन के काम कौन से है, ऑब्जेक्ट तो उन्होंने बता दिए कि किस तरह से मुझे प्रोविजन करनी है, सप्लायर के प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करने, तो उनका काम एग्जैक्टली क्या है फंक्शंस में वो हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका डिफाइनिंग बिजनेस बाउंड्रीज एंड रिलेशनशिप्स। अगर किसी चीज को मुझे सप्लाई करना है, प्रोडक्ट्स को या सर्विस को, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा कि मेरी पहुंच कहाँ तक होना जरूरी है, मेरी बाउंड्री को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, बिजनेस बाउंड्री को, मेरे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना पड़ेगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिफाइंस बिजनेस बाउंड्रीज एंड रिलेशनशिप व्हिच इज एट द कोर ऑफ ऑल एससीएफ initiatives, and the most important of these business boundaries relates to the decisions of what to manufacture and process in house, and these boundaries also refer to the roles played by supplier and buyers in each other's business decision and operational activities। जैसे कि operations किस तरह के होना जरूरी है, मेरे ऑपरेशन के अंदर ये बाउंड्री मैंने बनाई है कि इस टेरिटोरी तक मुझे जाना है, यहाँ तक मुझे सप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एससीएम क्या करता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट उस तरह के ऑपरेशंस यानी कि उस तरह के एक्टिविटीज आपसे करवाता है। मेरा बहुत डिस्टेंस पे है, मतलब कि मेरा जो कस्टमर है बहुत दूर का है, उससे भी मुझे रिलेशन रखना पड़ेगा क्योंकि मेरी बाउंड्री वहां तक है, मुझे उस कस्टमर को भी टारगेट करना है, तो मुझे रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ेंगे, उसके लिए भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बताया प्रोसेस इन हाउस एंड मैन्युफैक्चर ऑल्सो, डिसीजंस किस चीज के बारे में लेने पड़ेंगे, तो बाउंड्रीज के बाद हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं, तो व्हाट टू मैन्युफैक्चर, यानी कि वहां का कस्टमर मुझसे एक्सपेक्टेशंस क्या रखता है, तो उस तरह का मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, यानी कि मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेस इन हाउस, यानी कि सप्लाई चेन को उस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर के लिए। सेकेंड थिंग है मैनेजिंग डिमांड एंड सप्लाई, अभी मैनेज करना है आपको डिमांड एंड सप्लाई को, सप्लाई चेन का तो काम ही है सप्लाई करना, तो डिमांड को भी मैनेज करना है, यानी कि जिस तरह की डिमांड है मार्केट से तो मुझे उसी तरह से सप्लाई करना है, ना कि मेरे खुद के हिसाब से सप्लाई करना है। मुझे लग रहा है कि आज तो मैं इतना सप्लाई करूंगा, इस तरह से तो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो सकती, इस तरह से तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है कि एज पर कस्टमर डिमांड हमें सप्लाई करते जाना है गुड्स और सर्विसेज को। इज दैट क्लियर? तो उसके लिए हमें फॉलो करनी पड़ेगी, एक लिंक चेन तैयार करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि सप्लाई कमिटमेंट कर सकते हैं, और जितने सारे लिंकिंग है आपकी उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो कि कस्टमर के लिए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके। स्ट्रेंथन लॉजिस्टिक, अभी लॉजिस्टिक का स्ट्रेंथन यानी क्या करना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रेंथन द लॉजिस्टिक व्हिच रेफर्स टू ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन स्टोरिंग, स्ट्रेंथन करना यानी कि यहाँ पे जितनी भी ज्यादा ऑपरेशंस या एक्टिविटीज है उनको बढ़ाते जाना है, यानी कि स्टोरिंग है, स्टोरिंग किस तरह से किया जाएगा, एज पर डिमांड आप स्टोर करोगे, मूव करोगे, आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और इन एनी अदर वे हैंडलिंग मटेरियल आल्सो, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया लॉजिस्टिक में हैंडलिंग मटेरियल ये भी एक पार्ट आता है कि अगर आपके प्रोडक्ट को फिजिकल प्रोडक्ट को मूव करना है, अगर वेयर हाउसिंग के अंदर भी आप मूवमेंट कर रहे हो
तो उसके लिए नेसेसरी क्या है कि अगर हेवी प्रोडक्ट से आपको डिस्ट्रॉय भी नहीं होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इक्विपमेंट्स का यूज कर लेते हैं। तो इक्विपमेंट्स का यूज करना यानी कि हैंडलिंग मटेरियल भी यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है कि इस एक्टिविटीज को स्ट्रेंथन यानी कि इसको स्पेस दी जाती है। द लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस आर आल्सो अफेक्टेड बाय द एससीएम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे किसका इम्पैक्ट रहेगा कि लॉजिस्टिक की कॉस्ट कितनी है, उसका इफेक्ट किस तरह का है, मेरी एक्टिविटी मेरा परफॉर्मेंस किस तरह से है, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे पड़ेगा। दिस इन टर्न अफेक्ट्स ऑल अदर एक्टिविटीज अलोंग द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन किस चीज को सप्लाई कर रही है वो बताओ पहले। सप्लाई चेन आपके गुड्स को सप्लाई कर रही है। लॉजिस्टिक के अंदर आपको कॉस्ट कितनी आई, आपने मटेरियल हैंडलिंग यूज प्रॉपरली मटेरियल हैंडल नहीं यूज किया, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, तो शायद सप्लाई चेन जब वो प्रोडक्ट जो डैमेज हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, ऑलरेडी आपके जो भी वेयर हाउसिंग है उसके अंदर ही वो क्या हुआ, खराब हो चुका है। तो ऐसा अगर प्रोडक्ट सप्लाई चेन क्या कर रही कि सप्लाई करती है मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट आपकी एक्टिविटी पे हो सकता है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर हो सकता है। ओके, परचेसिंग, अभी नेक्स्ट थिंग बताइए आपके फंक्शंस कौन कौन से। परचेसिंग में बताया हैज इट हैज द लॉट क्लोजेस्ट लिंक्स विद द सप्लाई साइड ऑफ द सप्लाई चेन। परचेसिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सप्लाई चेन का। It plays a key role in the total SCM function. It acts as a link between the vendors. Link किस तरह की है, लिंक कशी आहे बघा, vendors and the company to get involvement and help vendors in matters like purchase material specification, matching of lot sizes and transportation packing also. म्हणजे काय की ते वेंडर आणि कंपनी यांच्यामध्ये काय करून आणलं जातं की कम्युनिकेशन केलं जातं, किंवा यांच्यामधला जो कोणी इंटरमिडियरी आहे ते म्हणजे सप्लाय चेन। सप्लाय चेन मध्ये जो कोणी पर्सन आहे, इंटरमिडियरी आहे, तो ऍक्च्युअली वेंडरला कुठल्या टाईपचं मटेरियल पाहिजे आहे किंवा कुठलं परचेसिंग त्याला अपेक्षित आहे, तर त्या पद्धतीने मटेरियल स्पेसिफाय केलं जातं आणि तो जो काही लॉट आहे, लॉट म्हणजे कशाचा असेल, प्रोडक्टचा असेल, तो मॅच करण्याचा इथे प्रयत्न केला जातो। परचेसिंग साठी सुद्धा सप्लाय चेन मॅनेजमेंट हेल्प करते। फंक्शन्स मध्ये आपण बघतोय सेलिंग सिस्टीम इंटरफेस। आता सेलिंग इज द क्लोजेस्ट लिंक विथ द डिमांड साइड ऑफ द सप्लाय चेन। आता सप्लाय चेन मध्ये सेलिंग ही कशी आहे, क्लोजली लिंक विथ द सप्लाय चेन। It is directly responsible to help customers know, select, buy, pay for and take away company's products. सप्लाय चेन नसेल तर सेलिंग होणार नाहीये बघा। प्रत्येक वेळी कंपनी स्वतः जाऊन मार्केटमध्ये सेल करणार नाही, तर सेलिंग हा जो पार्ट आहे तो सप्लाय चेनचा एक जवळचा पार्ट आहे। त्यामुळे काय होतं की कस्टमरला सप्लाय चेन के थ्रू क्या होता है कि कस्टमर को नॉलेज मिलता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, फिर वो बाय करेगा, पे करेगा एंड टेक अवे कंपनीज प्रोडक्ट, यानी कि सप्लाई चेन के थ्रू ही आपके प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं। तो सेलिंग सिस्टम इज द इंटरफेस, यानी कि सेलिंग सिस्टम इंटरफेस यानी इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो कौन करवाता है, कंपनी और कस्टमर, सॉरी प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये सप्लाई चेन करती है। वो आपका मार्केटिंग करते हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अवेयरनेस देते हैं कस्टमर को। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंटरफेस। अभी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंटरफेस में क्या बताया कि मैन्युफैक्चरिंग रिप्रेजेंट्स द कोर ऑफ इंटरनल ऑपरेशंस। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट्स एससीएम। आपका प्रोडक्ट ही नहीं बना है तो एससीएम क्या काम करेगा, तो इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट करता है एससीएम को इन मेनी वेज, लाइक रिड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम्स, यानी कि वो रिड्यूस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट करता है यानी सप्लाई चेन के लिए अगर आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम है वो क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। सप्लाइंग मटेरियल क्लोजली मैच टू कस्टमर लॉट साइज एंड टाइम रिक्वायरमेंट्स आल्सो। तो मैन्युफैक्चरिंग ने अगर सप्लाई चेन को सपोर्ट नहीं किया तो शायद आज पर कस्टमर डिमांड यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर का टाइम पीरियड कौन सा है, कौन से टाइम में उसे वो सर्विसेज चाहिए,
तो उस तरह से वो सप्लाई चेन काम नहीं कर सकती। इसके लिए नेसेसरी थिंग क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट होना, यानी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंटरफेस आल्सो, ये एक फंक्शन है एससीएम का। उनके साथ भी सप्लाय चेन को कम्युनिकेट करना जरुरी आहे, इंटरफेस रखना जरुरी आहे, संवाद असणं खूप गरजेचं आहे। प्रोडक्ट डिजाइन इंटरफेस, अभी प्रोडक्ट डिजाइन का इम्पैक्ट सप्लाई चेन पे किस तरह का है देखो। प्रोडक्ट डिजाइन हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट on efficiency and effectiveness of both supply and demand side of supply chain, यानी कि आपके प्रोडक्ट की डिजाइन किस तरह की है, उसका इम्पैक्ट किस तरह से सप्लाई चेन पे होता है। The basic quality of the finished product sold to the end user, quality of the product design can be improved substantially by better collaboration among supply channel partners. Supply chain में जो लोग काम करते हैं, जो पार्टनर्स है आपके, वो क्या करेंगे कि जो मार्केट की इंफॉर्मेशन है, कस्टमर किस तरह से आपको डिमांड कर रहा है, यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट के डिजाइन में चेंजेस चाहिए तो वो उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो वो किसके थ्रू किया जाएगा कि आपका जो कोलैबोरेशन है, चैनल सप्लाई चैनल पार्टनर्स आपको उस तरह की इंफॉर्मेशन मार्केट से अगर दे रहे हैं, तो ये आपकी कंपनी का काम है प्रोडक्ट डिजाइन में क्या करना है, चेंजेस लाने हैं, उसे जो इम्पैक्ट है प्रोडक्ट डिजाइन का, तो उसका इम्पैक्ट किस तरह का, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ सप्लाई एंड डिमांड साइड ऑफ सप्लाई चेन। ओके, अभी आपके पार्टिसिपेंट्स कौन है, कौन काम करता है सप्लाई चेन में, तो यहाँ पे उन्होंने बताया फर्स्ट वन इज द सप्लायर, दे आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज टू अ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। It is often used synonymously with vendors but may also refer to an internal company resource, यानी कि आपकी सप्लाई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन थ्रू भी आपका क्या किया जा सकता है, प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड किए जा सकते हैं। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन है फिर, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने बताया इट इज ऑफन यूज्ड सिनोनिमसली विद वेंडर्स, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स की लिंक वापस कहाँ पे जाती है कि वेंडर्स के थ्रू क्या किया जाएगा, आपका प्रोडक्ट सप्लाई किया जाएगा, यानी सप्लायर इज द फर्स्ट पार्टिसिपेंट इन सप्लाई चेन। सेकेंड थिंग है मैन्युफैक्चरर, अभी ये सप्लाई चेन का ही पार्टिसिपेंट है। देखो, दे आर द कंपनीज एंगेज इन द ओरिजिनल प्रोडक्शन एंड असेंबली ऑफ प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं फिर सप्लाई चेन का ये पार्टिसिपेंट कैसे, क्योंकि सप्लाई चेन का पार्टिसिपेंट मैन्युफैक्चरर अगर नहीं है तो आगे की प्रोसेस हो ही नहीं सकती। मैन्युफैक्चरर का काम क्या है में कि आपके प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्रोडक्शन करना, उसकी असेंबली करना। ओके, इक्विपमेंट्स एंड सर्विसेज, असेंबली ऑफ प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट्स एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरर के पास ओनली प्रोडक्शन नहीं होता है, तो प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी थिंग्स जितने हैं, यानी कि आपको जरूरी क्या रहता है, इक्विपमेंट्स रहते हैं, आपको सर्विसेज की जरूरत है, आप कौन सी सर्विस लेके उसके बाद वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। They sometimes refer to companies that purchase such products or services manufactured pre-assembled in accordance with company specification, यानी कि कंपनी स्पेसिफाई करती है कि ये मेरा प्रोडक्ट होगा, ये मेरी सर्विस होगी, तो आप ये किसी और कंपनी के लिए क्या किया जाता है, इसका रेफरेंस लिया जाता है और आप उस कंपनी से क्या कर सकते हो, जो असेंबल किए हुए प्रोडक्ट से, ये सर्विसेज से उसे परचेज कर सकते हो और उसका सप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर, ये एक पार्टिसिपेंट है सप्लाई चेन का। डिस्ट्रीब्यूटर क्या काम करता है फिर, these are the external entity that sell for suppliers or manufacturers directly and often collect all payments from customers and maintain an inventory of the suppliers or manufacturers product। अभी ये लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि सेलिंग तो करता है, सप्लायर्स के थ्रू करता है, या मैन्युफैक्चरर्स उसमें क्या काम करते हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स का काम क्या है, प्रोडक्शन करना, या सप्लायर की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो इन्वेंटरी है उसे मेंटेन रखना। इन्वेंटरी के अंदर ही आपका स्टॉक नहीं है तो आप क्या किस तरह का सप्लाई करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के थ्रू डायरेक्टली वो सेल किया जाता है मार्केट में, और कस्टमर के थ्रू क्या करते हैं वो लोग, पेमेंट कलेक्शन करते हैं। ओके, कस्टमर्स ये भी तो पार्टिसिपेंट है, कस्टमर नहीं रहेंगे तो
सप्लाई करने के बाद सेल किसके लिए किया जाएगा, तो कस्टमर होना भी बहुत जरूरी है इसमें। ओके, नेक्स्ट है आपका टॉपिक डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है कि पर्टिकुलर यानी कि यहाँ पे आपको स्कोप किस चीज में, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में किस तरह का स्कोप है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या कहता है। हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट स्टडी किया, सेकेंड चैप्टर में हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट किया। तो देखिए स्कोप किस तरह का है। इनबाउंड लॉजिस्टिक इन प्रोसेस इन्वेंटरी movement from one plant to another and outbound logistic also. आपण इनबाउंड आणि आउटबाउंड लॉजिस्टिकची जी प्रोसेस स्टडी केली त्यामध्ये लॉजिस्टिक मॅनेजमेंटला स्कोप आहे, म्हणजे इन्व्हेंटरी मेंटेन करणं वगैरे ऍक्टिव्हिटीज करणं, हे सगळं इनबाउंड आणि आउटबाउंड लॉजिस्टिक मध्ये एक्सटर्नल कॉन्टॅक्ट असणं किंवा एक्सटर्नल जे काही तुमचे कॉन्टॅक्ट पर्सन्स आहेत त्यांच्याशी रिलेशनशिप मेंटेन करणं, ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये तुम्हाला स्कोप आहे। सप्लाय चेन मॅनेजमेंटला कशामध्ये स्कोप आहे, ऑल प्लेयर्स इन द सप्लाय चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल सोर्स टू फिनिश्ड प्रोडक्ट कंज्यूमर। अभी यहाँ पे देखो ऑल प्लेयर्स इन द सप्लाई चेन यानी कि जितने सारे पार्टिसिपेंट्स या प्लेयर्स हमने सप्लाई चेन में स्टडी किए, फ्रॉम रॉ मटेरियल सोर्स टू फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि सप्लाई चेन क्या काम करती है, ओनली फिनिश प्रोडक्ट का को सप्लाई नहीं करती है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल भी है जिसका भी सप्लाई किया जाता है इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू, इसमें क्या है स्कोप है। और वेंडर्स जो है, वेंडर्स दे आर वेंडर्स एंड सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, वेयरहाउसेस, सर्विस प्रोवाइडर्स, कस्टमर्स, देयर कस्टमर्स, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स दिए, प्लेयर्स दिए, जिनको क्या है स्कोप है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, जो लोग इसमें काम करने वाले उन सारे लोगों के लिए क्या है, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके, हाउ दिस इज क्रिएटेड इन बिजनेस, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट किस तरह से बिजनेस में क्रिएट किया जाता है, by internal integration of logistic functions handled by various management functions within organization। तो क्रिएट किस तरह से हुआ, इंटरनल इंटीग्रेशन ऑफ लॉजिस्टिक फंक्शन। लॉजिस्टिक का मेन क्या है, इंटीग्रेशन, यानी कि ये एक यूनिक फंक्शन है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। और मैनेजमेंट के अंदर वापस क्या आता है कि फंक्शंस आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किए जाएंगे। ओके, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, जो हमने फर्स्ट ईयर से अभी तक पढ़ा है। अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किस तरह से क्रिएट किया जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बाय एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ऑफ रोल्स ऑफ वेरियस प्लेयर्स इन द सप्लाई चेन। कोई भी चीज एक बार यहाँ पे तैयार हो गई, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रोडक्शन कर दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्रिएशन होगा सप्लाई चेन का। सप्लाई चेन का रोल क्या है, फिर इंटीग्रेशन करना ऑल उनके जो रोल्स है, यानी कि उनके जितने सारे प्लेयर्स है या पार्टनर्स है, उनका जो भी रोल है उनका इंटीग्रेशन करना, और इंटीग्रेशन से एक लिंकिंग बनाना, और उस लिंक के थ्रू क्या करना है, सप्लाई चेन करना है। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लॉजिस्टिक का, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिडक्शन बाय इंटीग्रेटिंग रिसोर्सेज अक्रॉस द पाइपलाइन। जैसे कि हम लोगों ने दिया मिनिमम कॉस्ट में आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग रिसोर्सेज अक्रॉस द पाइपलाइन। तो मिनिमम कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपको रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। पाइपलाइन यानी कि यहाँ पे आपके जो भी डिपार्टमेंट्स है उनसे कनेक्टेड रहना, उनकी इंफॉर्मेशन रखना, और उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन करना। इज दैट क्लियर? सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी बाय वैल्यू क्रिएशन, सप्लाई चेन का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सप्लाई चेन को प्रॉफिट तो चाहिए बाय वैल्यू क्रिएशन, ओनली सप्लाई नहीं करना है या ओनली प्रॉफिट अचीव नहीं करना है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है कि बाय वैल्यू क्रिएशन, एक वैल्यू क्रिएट करनी आपकी कस्टमर के माइंड में कि हमारे सर्विसेज किस तरह के, पॉजिटिव वैल्यू क्रिएशन अगर हो रहा है तो रेगुलरली वो कस्टमर आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को क्या करेगा, डिमांड करेगा, तो सप्लाई चेन कंटिन्यूअसली उसके डिमांड्स कंप्लीट करता रहेगा। ओके, डेफिनेशन बताइए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की। लॉजिस्टिक इज द प्रोसेस
ऑफ स्ट्रेटेजिकली मैनेजिंग प्रोक्यूरमेंट, यहाँ पे स्ट्रेटेजीज अप्लाई करने पड़ेंगे। जो भी लॉजिस्टिक की प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने के लिए मैनेज करना पड़ेगा प्रोक्यूरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, यानी कि परचेसिंग जितना भी किया जाएगा, यानी कि रॉ मटेरियल हो या किसी और चीज का परचेज, इक्विपमेंट्स हो या टेक्नोलॉजी हो, जो भी है तो उसे मैनेज करना है। स्टोरेज ऑफ मटेरियल को मैनेज करना है। पार्ट एंड फिनिश इन्वेंटरी आल्सो and related information flow through organization and its marketing channels in such a way that current and future profits are maximized and through cost effective fulfillment of order. Cost reduction ये बहुत ज्यादा बताया उन्होंने लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, जितने भी सारे एक्टिविटीज दिए कि इन्वेंटरी मैनेज करनी है, मटेरियल का जो भी परचेसिंग है, प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस है, स्टोरेज करना है मटेरियल का, तो इसमें हमें क्या करना है कि फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में भी सोचना है, करंट प्रॉफिट के बारे में भी सोचना है। दे आर मैक्सिमाइज थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव फुलफिलमेंट ऑर्डर, यानी कि आपकी जो ऑर्डर्स कंप्लीट किए जा रहे हैं आपके थ्रू, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के थ्रू जो भी आप काम कर रहे हो या एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसमें कॉस्ट इफेक्टिव फुलफिलमेंट ऑर्डर्स होना जरूरी है। कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं यानी कॉस्ट इफेक्ट है इसमें। ओके, मैनेजमेंट ऑफ अपस्ट्रीम। अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या बताया, देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है। मैनेजमेंट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिलेशनशिप with suppliers and customers to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a whole. मैनेजमेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि हाई लेवल तक भी जाएगा, अपस्ट्रीम तक भी जाएगा, डाउनस्ट्रीम तक भी जाएगा। मतलब कि मैनेजमेंट के थ्रू वो लोग क्या करेंगे कि एक रिलेशनशिप बनाएंगे, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके थ्रू सप्लाई कर रहे हैं कस्टमर के लिए, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, डिलीवर कर रहे हैं सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, यानी कि वो सर्विस की वैल्यू क्रिएशन करते हैं और उसके थ्रू ये सप्लाई मैनेजमेंट किया जाता है। ओके, ओरिजिन क्या है, अभी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का ओरिजिन क्या है? वेरी ओल्ड कंसेप्ट इन मिलिट्री प्लानिंग। जिस तरह मिलिट्री का प्लानिंग रहता है ना, उस तरह की यहाँ पे डिसिप्लिन है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर क्या है, ओरिजिन कैसे हुआ? एज अ लॉजिस्टिकल एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये लॉजिस्टिकल एक्सटेंशन है, यानी कि लॉजिस्टिक को उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। मतलब ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का ये एक पार्ट है, और यानी कि ये एक्सटेंशन किया हुआ पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसमें चैनल इंटीग्रेशन। उससे पहले भी हमें एक टॉपिक दिया हुआ है, चैनल मैनेजमेंट एंड चैनल इंटीग्रेशन। ये सेकेंड चैप्टर का लास्ट पॉइंट रहेगा। वन मिनट। चैनल मैनेजमेंट एंड चैनल इंटीग्रेशन, ये लास्ट पार्ट है। ओके, अभी चैनल मैनेजमेंट यानी कि इंटरमीडियरीज जो है, चेन ऑफ इंटरमीडियरीज, ईच पासिंग द प्रोडक्ट द चेन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। इस चेन के थ्रू इंटरमीडियरीज की जो भी चेन है, आपके एजेंट से, ब्रोकर से, जो भी है, उनके थ्रू जो भी प्रोडक्ट, मतलब जिस तरह का प्रोडक्ट क्या किया जाता है कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है, उनके थ्रू जाता है, तो before it finally reaches the consumer or end user, this process is known as the distribution chain only. अभी चैनल कब कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन चेन ऑफ द चैनल। तो चैनल का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? तो जो इंटरमीडिएरीज की चेन है, जो लोग क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को फॉरवर्ड किया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है,
कि एंड यूजर तक वो प्रोडक्ट जाता है. दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चेन और द चैनल. Once a strategy is implemented, it is common for managers to constantly change or modify one or more facets of their channel arrangement. And thus, channel arrangements are dynamic as firms constantly seek to improve their relative position. अभी channel arrangement dynamic कब होती है? जैसे कि मुझे चैनल में कुछ चेंजेस लाने हैं या डायनामिक रखनी है, तो यहाँ पे फर्म्स का काम क्या है कि इम्प्रूव देयर रिलेटिव पोजीशन, यानी कि अभी जो पोजीशन है तो उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं मुझे. मैंने कौन सा चैनल यूज किया है, कौन से चैनल के थ्रू मैं सप्लाई कर रही हूँ, तो उसमें थोड़े से स्लाइट चेंजेस लानी है, पोजीशन इंप्रूव करनी है. सुपेरियर चैनल स्ट्रक्चर कैन लीड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अगर आपका चैनल का स्ट्रक्चर प्रॉपर है तो शायद यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है. यानी कि क्या है, जसं तुम्ही आता चॅनल मॅनेजमेंट करताय बरोबर, चॅनल मॅनेजमेंट करताना ते जर डायनामिक नसतील, चॅनल अरेंजमेंट डायनामिक नसेल, फ्लेक्सिबिलिटी कुठल्याही स्टेजला तुम्हाला ठेवावी लागणार आहे. इथे ज्यावेळेस तुम्हाला वाटेल की एखाद्या चॅनलचा परफॉर्मन्स बेटर नाही, तर मग मला तिथे चेंजेस आणावे लागतील. रिलेटिव्ह पोझिशन मध्ये चेंजेस आणले की मला काय मिळेल, कॉम्पिटिटिव्ह ऍडव्हान्टेज मिळेल. जर तुम्ही ते रिजिड ठेवलं स्ट्रक्चर, जसं आपण सेलिंगचे स्ट्रक्चर सुद्धा स्टडी केलेले आहे, जे मार्केटिंगचे स्टुडंट आहेत, सेल्स आणि डिस्ट्रीब्युशन मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की सेल्सच्या स्ट्रक्चर मध्ये एरिया मॅनेजर्स असतील किंवा कंट्री वाईज ते स्ट्रक्चर बनवलेलं असेल, एरिया वाईज, टेरिटरी वाईज तुम्ही ते स्ट्रक्चर बनवले आणि त्यांच्या थ्रू काय केलं, सेलिंग केलं मार्केटमध्ये. पण तुम्हाला इथे डायनामिक स्ट्रक्चर्स पाहायला मिळाले की प्रत्येक रिजन वाईज ते वेगवेगळे डिफरंट टाइपचं स्ट्रक्चर होतं, ज्याच्यामुळे काय करू शकाल तुम्ही, परफेक्ट त्या कस्टमरला टार्गेट करू शकाल. सेम ॲज इट इज चॅनलची जी अरेंजमेंट तुम्ही केलेली, ज्या इंटरमिडिएटरीज वापरताय, ज्यांच्या थ्रू तुम्ही सेलिंग करताय, तर त्यामध्ये डायनामिक असणं का गरजेचं आहे, कारण की तुम्हाला त्यामध्ये जर इम्प्रूव्हमेंट करायची असेल, इम्प्रूव्हमेंट केल्यामुळे काय होतं की चेंजेस आल्यामुळे की कदाचित कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेज तुम्हाला मिळेल. चॅनल मॅनेजमेंट कन्सिस्ट ऑफ फर्म्स ऑर इंडिव्हिज्युअल्स that participate in the flow of goods and services from the raw material supplier and producer to the final user to the customer. म्हणजे काय की चॅनल मॅनेजमेंट मध्ये काय काय असणार आहे, तर फर्म्स और इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल पर्सन्स भी हो सकते हैं चैनल मैनेजमेंट के अंदर, या कोई फर्म भी हो सकती है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट कर रहे हैं. दैट पार्टिसिपेट इन द फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द रॉ मटेरियल सप्लायर एंड द प्रोड्यूसर टू द फाइनल यूजर और कस्टमर. यानी कि यहाँ पे सप्लाई जो भी किया जाएगा, गुड्स का, फिनिश गुड्स का हो सकता है वो फ्लो, या रॉ मटेरियल का हो सकता है, उसमें प्रोड्यूसर से लेकर हम लोग फाइनल कस्टमर तक क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं. सप्लाई चैनल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ये सप्लाई इस तरह से किया जाएगा चैनल मैनेजमेंट के अंदर. चैनल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज. इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस किए जाएंगे चैनल मैनेजमेंट करते वक्त, दैट गो बियॉन्ड अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. चैनल मैनेजमेंट करना ये ओनली इंटरमीडिएट्स के थ्रू चैनल मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा, तो ये एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी क्या किया जाएंगे, मतलब कि ये जो ऑपरेशंस है तो कभी कभी एक ऑर्गेनाइजेशन भी ये ऑपरेशंस कंप्लीट कर देती है. ओके, चैनल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज ब्रिंग टुगेदर पार्टनर्स इन सप्लाई चेन इंक्लूडिंग मटेरियल सप्लायर्स, manufacturers, distributors and resellers in an effort to lower cost and increase operational efficiency throughout the chain. यहाँ पे हर चीज में इफिशियंसी का होना बहुत जरूरी है. देखो अगर आज मैंने लेक्चर लिया, बहुत सारे लोग ऐसे कि बोलेंगे आराम से देखेंगे बाद में, मैडम का लेक्चर है ना, है अभी चैनल पे है, दिख रहा है, लिंक भी है मेरे पास, आराम से देख लूंगा. उसमें इफिशियंसी कुछ भी नहीं है. आपने जो ऑपरेशन किया उसमें वो इफिशियंट अगर नहीं है तो आपको रिजल्ट भी इफेक्टिव नहीं आने वाले. जिस तरह से चैनल मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज आप लोग क्या कर रहे हो कि इट ब्रिंग्स टुगेदर पार्टनर्स इन सप्लाई चेन, मतलब कि चैनल मैनेजमेंट के अंदर जो भी मैनेजमेंट किया जाता है, पार्टनर्स को मैनेज किया जाता है या सप्लाई चेन को मैनेज किया जाता है, मटेरियल को मैनेज किया जाता है, मटेरियल सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, इन सारी चीजों को मैनेज करने के बाद ही उसमें क्या आ सकता है कि जो भी एफर्ट्स हम लोग उसमें ले रहे हैं तो उसमें लोअर कॉस्ट का होना बहुत जरूरी है. मैनेजमेंट का मीनिंग ही वो वही है. तो उसके अंदर इंक्रीज क्या होगा, ऑपरेशनल इफिशियंसी होगी और चेन को क्या हम कर सकते हैं, प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपका सेकंड चैप्टर फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट हो रहा है. तो
आगे का जो भी है तो उसमें क्वेश्चनरी भी दी है, आगे आप देख सकते हैं। चैनल इंटीग्रेशन है, सॉरी अभी एक पार्ट बाकी है इसमें आपका। चैनल इंटीग्रेशन मतलब क्या है? सो थैंक यू। सा पार्ट हो गया चैनल इंटीग्रेशन।